Hello and a good morning. This certainly turning out to be a big day for BJP after the impressive Lok Sabha victory. In both Maharashtra and Haryana, the party took a huge gamble by breaking the alliance and deciding to go on its own. And this gamble seems to be paying off. Okay, let's see how it is going. We'll follow the trends and results and we'll discuss it with our guests here in the studio and also outside. We have with us Shyam Jaju, a BJP spokesperson, and here in the studio with us is Anant Bagaidkar, Chief of Bureau of Sakal Group, Smita Gupta, Associate Editor to the Hindu, and Venkatesh Keshri of the Asian Age. Welcome to all of you. जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश के साथ मैं हूं अमृता। शुरुआती रुझानों में अगर हम देखें तो हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं महाराष्ट्र में भी वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई दिख रही है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को बड़ा घाटा होता हुआ दिख रहा है। तो ताज़ा खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोनों ही राज्यों से अलग अलग क्या खबरें आ रही हैं उस पर सबसे पहले सुर्खियां दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस एनसीपी को भारी नुकसान, शिवसेना भी पीछे। एनसीपी ने स्वीकार की हार, पार्टी नेता नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को नुकसान के लिए बताया जिम्मेदार। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, नारायण राणे पीछे, एनसीपी नेता अजीत पवार और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस आगे। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, आईएनएलडी बन सकती है दूसरा सबसे बड़ा दल। बीड और कंधमाल लोकसभा सीटों समेत यूपी, गुजरात, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड की एक एक विधानसभा सीटों के नतीजे भी आज। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में मतगणना शुरू होने के साथ ही शुरुआती रुझान आने लगे हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी को शुरुआती रुझान में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी फिलहाल 127 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 45 और शिवसेना 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये महाराष्ट्र के रुझान हम बता रहे हैं। एनसीपी की बात करें तो वो 40 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा की 90 सीटों में फिलहाल बीजेपी 46 सीटों पर आगे है, आईएनएलडी 23 सीटों पर और कांग्रेस 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 सीटों पर आगे दिख रही है। तो ये स्थिति है अब तक के दोनों राज्यों के जो आ रहे हैं, नतीजे तो नहीं कह सकते हैं, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक। तो हमने आपको दिखाया कि दोनों ही राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में किस तरह से बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराया गिरीश ने। मैं सबसे पहले आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहूं, वेंकटेश जी, आप को क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना अलायंस तोड़ा और एक बड़ा रिस्क लिया अकेले जाने का, उसको यहाँ पे फायदा होता हुआ उसकी वजह से दिख रहा है या कोई और फैक्टर रहा जो ज्यादा कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए? एक तो अकेला जाने का उनका जो निर्णय रहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग रही है। इसके अंदर उन्होंने ये दोनों स्टेट का जो इलेक्शन का ग्रामर होता है वो चेंज कर दिया और एग्रेसिव कैंपेनिंग रही, स्ट्रेटेजी रही। हिंदुत्व इशू दोनों इलेक्शन में नहीं था, गवर्नेंस पे था। गवर्नेंस पे मोदी ने सबको सरपास कर दिया। कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी डिवीजन का उनको फायदा मिला। शिवसेना ने ये पहला इलेक्शन था जो कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद पहला इलेक्शन उद्धव ठाकरे ने लीड किया और उन्होंने मराठी मनुष्य का कार्ड ले लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने सभी पुराने इश्यूज पर रहे, लेकिन बीजेपी ने गवर्नेंस का इशू लिया, हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हटकर गवर्नेंस का इशू लिया और ऐसा लगता है कि अभी तक केंद्र सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है और उसका फायदा उसे मिलता हुआ दिख रहा है। क्यों स्मिता? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे ये भी लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी हमने जनरल इलेक्शंस में देखा, हाँ। यहाँ भी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस 15 साल से सरकार में थी, हरियाणा में 10 साल से, तो ये तो डबल इनकम्बेंसी हो गया इनके लिए। और
बीजेपी के पास दोनों स्टेट्स में कोई चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं था और उस जगह पे नरेंद्र ना मोदी चीफ मिनिस्टेरियल फेस था, ना ही संगठन था। और इनफैक्ट अगर हम देखें महाराष्ट्र के इलेक्शन को, तो आखिरी दिनों में तो एनसीपी माफ कीजिएगा शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उस समय दूसरे दलों के नेताओं को इंपोर्ट करके, ये भी आरोप लगे कि दूसरे दलों के नेताओं को इंपोर्ट करके आप टिकट दे रहे हैं तो आप किस आधार पर जीतेंगे। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं दो दिग्गज कांग्रेस के, पृथ्वीराज चौहान, नारायण राणे, दोनों ही पीछे चल रहे हैं और बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी ही एक सुपर चीफ मिनिस्टर के रोल अदा कर रहे हैं और उनका जो कैंपेनिंग, जैसे अभी वेंकटेश जी ने कहा है, तो उनका जैसे आपने कहा हनीमून पीरियड चल रहा है और इनका डबल एंटी इनकम्बेंसी भी था। जी गिरीश। Okay, Anant, last week when we were discussing this elections, what might happen, I think we were more or less, it was more or less sure that at least the NCP Congress will not be doing well. But did you expect BJP to do as well as it is doing? And incidentally, the trends show that many of the exit polls which have come up are more or less true. Yeah, I think whatever trends we are getting here, they are at least in tune of I think this exit polls. But one thing, what I am looking at the trends here on your screen, that if you put three parties together, that is Shiv Sena, NCP and Congress, they are almost matching, or I think they are more than the BJP tally, maybe by 3 or 4 seats. It means that even if BJP finishes, it will finish with a very slender majority or margin. So I think BJP will have to think of taking help of these fringe groups like MNS or some, they are already in alliance with some groups like Rashtriya Swabhimani Paksh, that is Raju Shetty, then one Anant, are you trying to suggest that there could be an anti-BJP alliance of this unusual Congress, NCP and Shiv Sena? No. I am not at all indicating or suggesting that, but actually we were expecting that BJP will emerge single largest party. That was the guess, Right. And actually some people projected that BJP may get a majority on its own, but I think whatever trend we are looking at now, Okay. it doesn't suggest that. Okay, Anant, I think we are now joined in by Mr. Vinay Sahasrabudhe. He is the Vice President of the BJP from Bombay. Mr. Sahasrabudhe, can you hear us? Very much. Okay, Mr. Sahasrabudhe, no, the results are very encouraging for your party. There is no doubt about it. But the question now seems to be whether you will be able to cross the halfway mark or not. That seems to be the only question now. You think this is the kind of results which you are expecting? I think we are very confident that we will cross the halfway mark. We will get an absolute majority in the Maharashtra Vidhan Sabha. So I mean, on our part, there is absolutely no doubt that we are going to form the government. Okay, Mr. Sahasrabudhe, why do you think this kind of a decision, results have come out? You know, after having broken up, it was a very brave decision, and in fact a gamble on your part to have broken up with the Shiv Sena and gone alone. How confident of you were of this, and you know, what will be the repercussions now? Will Shiv Sena will end up as the leading up? It seems to be ending up as the second largest party. So you will have this after 25 years of alliance with them. Now you will have them as your leading opposition party. Well, I mean, things will be clearer by the end of the day, but we were very confident that we can make it even on our own. And see, alliance is everything about mutuality, and the partners need to know about the strength of the part of the others, and therefore without the understanding and without some kind of a conscious recognition to the mutuality which is central to any alliance making,
things cannot go, and therefore when we realized that we can make it, we were negotiating, we were hoping that Shiv Sena will realize the changes at the ground situation. Unfortunately they did not, and they decided to walk away from the Mahayuti, and you know what exactly the results are. Mr. Sasripuddhe, it's very interesting what you said just now. You said that the things will become clear by the end of the day. You think that there is still a scope for you to revive the alliance in case you fall short of a majority? Let me first of all make it very clear that we are going to get a majority beyond doubt, and we will form a government on our own. But even to respond to your hypothetical question, in the sense a question related to a hypothetical situation, let me make it very clear that the ball lies in the court of the Shiv Sena, of the former ally, because we are known for making alliances, making friendship, not breaking friendship. It is they who consciously decided to have a different kind of a decision, not we, and therefore it is for them to decide whether to go with the people who are with the BJP or go with those who have been rejected by the people. The call remains essentially that of the Shiv Sena. That's very interesting. जी विनय जी, मैं अमृता बोल रही हूँ। सवाल यही उठाया जा रहा है कि आप लोग तो जाना चाहते थे अलायंस के साथ, ये बार बार आप कह रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये अलायंस टूट गया। और बहुत सारे जानकार ये पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी का वहां पर कोई संगठन नहीं था उस तरह से मजबूत, जब बीजेपी बहुत लंबे अरसे से सरकार में नहीं थी और उसके पास यहां तक कि कैंडिडेट्स भी नहीं थे, फिर आखिर आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस और इतना मेजॉरिटी कहां से गेन किया? क्या आप लोगों ने तैयारी की? देखिए, बात यह है कि ये कहना कि हमारा कोई संगठन नहीं था या हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं थे, मुझे लगता है कि एक अतिशयोक्ति है। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारा संगठन बरकरार था। कई जगह महानगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में हमारी सत्ता थी और विपक्षी दल दोनों सदनों में, विधान परिषद में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी थी और हमारे पास जनादेश प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक संगठनात्मक और अन्य ताकत चाहिए वो पूरी ताकत थी और वही हमारे लिए कॉन्फिडेंस देने वाली चीज थी। साथ ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र में जो हमारी सरकार है उसके सहारे जो गुडविल हमने पैदा की है, प्राप्त की है, ये सारी चीजें थी जिसके बलबूते हम जनता के पास जनादेश मांगने के लिए और पूरे साहस के साथ जा पाए। केंद्र का गुडविल ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पर या फिर आपका जमीनी कार्यकर्ता और संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण रहा जिसकी वजह से आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज? देखिए, दोनों चीजें हाथ में हाथ डालकर ही जाती है। केंद्र ने गुडविल न पैदा किया होता तो जमीन के कार्यकर्ता का मोराल नहीं बूस्ट होता और जमीन पर केवल कार्यकर्ता होने से चलता नहीं, जमीन के कार्यकर्ता का भी होना और उसके माध्यम से जनता के पास जाने की एक ताकत होना, इस दृष्टि से संगठन का महत्व वो भी होता है। इसलिए संगठन भी चाहिए और जनादेश के लिए अनुकूल वातावरण भी चाहिए। दोनों का मेल हम बिठा पाए जिसके कारण हम यहाँ तक पहुंचे। Okay, Mr. Sasripuddhe, please stay on. I'll come back to you. Venkatesh, it's very interesting what Mr. Sasripuddhe is saying. Two things. One, that the door is still open to the Shiv Sena if they decide, if they want to come back, provided of course the BJP falls short of a majority. You think after the kind of campaign which went on, the kind of vituperative statements being made by the Shiv Sena leaders against the BJP leaders, including the Prime Minister, they will be able to come back? First thing, that the BJP had fielded more than 50 rebels from the Congress and NCP. So their claim that they have their own, they have not brought, etc. Yeah. It is totally wrong. That's the question I wanted to ask you. Why did they field it? Why did they field the rebels from the Congress and NCP? Number one. Number two, is it the victory of BJP or Modi? It has to be clarified, because BJP has always been there, but it has not spread all over the state. It was Modi's campaign, not RSS's strength or the charisma of any leader. Moreover, they did not project a single leader from the state. It was a vote for Modi, not vote for Munde, Pankaj Munde, not vote for. Let us get Mr. Sasripuddhe. Mr. Sasripuddhe, would you agree with what Venkatesh Kesari is saying, that this is a vote for Modi, not for the state party? I think it has been a common tactic, a kind of a पार्ट ऑफ द मीडिया परसेप्शन कि विक्ट्री होती है वो किसी व्यक्ति की या किसी संगठन की होती है। हम ये मानते हैं, स्वयं नरेंद्र भाई मोदी ये मानते हैं कि जब विजय होता है
तो वो सबों के सहयोग का होता है, सबका होता है। स्वाभाविक रूप में एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका काफी अहम रही, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी की भूमिका काफी अहम रही, महाराष्ट्र के नेताओं की भूमिका अहम रही, मगर नेता और संगठन दोनों हाथ में हाथ डालकर ही जाते हैं, तभी जाकर के हम सफलता की मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए विजय पूरे संगठन का है, नेतृत्व उसमें स्वाभाविक रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Mr. Sasarbuddhe, the question, the other point made by Venkatesh Khetri, you were saying that you have fielded almost 50 candidates. More than 50. More than 50 rebels candidates from from NCP, from 61. NCP and Congress. You know, you seem to have. What was the compulsion? There was what? Why? He's a Khetri नहीं, wants to सवाल know यह what है is कि the अगर आपका compulsion. संगठन इतना मजबूत था जमीन पे, तो फिर आपको 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स दूसरी पार्टी के क्यों लेने पड़े जो रिबेल थे? देखिए, ये सारे 50 कैंडिडेट 50 कोई आधी रात पार्टी में नहीं आए हुए हैं। उसमें से कई लोग कई दिनों से हमारे साथ है, कई लोग 6 8 महीनों से, 1 साल से हमारे साथ है। कई लोगों के साथ हमारा एक संपर्क था, हमने उनको कहा था कि जब हम समय आएगा आप हमारे साथ आइए। तो मतलब ये एक रणनीति का हिस्सा होता है, ऐसा नहीं कि ये पार्टी किसी को बढ़ावा देती है इस तरीके से मतलब दल बदल करने के लिए। ये एक सोची समझी रणनीति होती है, कौन से इलाकों में किस पद्धति से, और पार्टी के विचारों के साथ जो मेल खाएगा वही हमारे साथ आएगा। तो ऐसा मानना कि हमने दल बदलू लोगों को टिकट दिया है, इसमें मुझे लगता है आपको कि पूरा भरोसा है कि ये जो नेता हैं 50 से ज्यादा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कल को कोई और ज्यादा ताकतवर हुआ राज्य में तो वो उनके साथ नहीं चले जाएंगे? आपको पूरा विश्वास है कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ बंधे रहेंगे भविष्य में? बिल्कुल विश्वास है कि ये हमारे पार्टी के विचारों और सिद्धांतों के साथ बने रहे। जी, लेकिन वेंकटेश को कुछ समस्या है। मुझे दो बातें मैं सहस्त्रबुद्धे जी से जानना चाहता हूं कि कोई भी असेंबली चुनाव, कभी प्रधानमंत्री इतने बड़े पैमाने पे कैंपेन नहीं करते, वहां लोकल फेस होता है। बीजेपी के आज तक का जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है, हर चुनाव में वो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, ना स्टेट लीडर्स को कहीं प्रोजेक्शन हुआ है, ना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं किया है। इतना ही नहीं, मैं महाराष्ट्र गया था, भाजपा के जो अध्यक्ष है अमित शाह, उनका पोस्टर भी बीजेपी के पोस्टर पे दिखाई नहीं दिया। मोदी, सिर्फ मोदी था, मोदी और मोदी था। और वहां के लोगों ने भी कहा कि ये जो भी माहौल बना है वो भाजपा का नहीं, वो मोदी का है। Mr. Sasarbuddhe, why are you hesitating to accept this fact? No, where is the question of any hesitation? See, Narendra Bhai Modi is our supreme leader. Under his leadership, the party is marching ahead. The government is doing wonderful things under his leadership, and he continues to be supreme leader of the party, beyond doubt. But to say that there is some disconnect, or I mean, this is the credit of only one individual or just leadership and not the organization, I think will not be acceptable to even Mr. Narendra Modi, but because he has been saying that ये टीम बीजेपी की विजय है, तो जो स्वयं कहते हैं कि ये टीम बीजेपी की विजय है, उसमें गुजरात में विजय हुई तो उन्होंने कहा है कि ये टीम बीजेपी गुजरात की विजय है। तो जो स्वयं ऐसा कहते हैं उनकी बात को मैं कौन होता हूं को उसको काटने वाला? इसलिए ये कोई विषय नहीं है। ये नेता, कार्यकर्ता, संगठन, विचारधारा, इन सबका मिलकर विजय है। इसको एकात्म भाव से देखना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देखना चाहिए। उसी बात को मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। Okay, Smita, it's very interesting, you know, what he's saying, that the fact of the matter is that the projection of Modi is what has brought them to but there was some kind of an underlying feeling against the anti-incumbency and all those things, but the fact that BJP has managed to come out so successful itself is something which they can be very proud of, actually. Extremely, because you know, in 2009 the BJP polled just 14% votes in Maharashtra. Right. And the second thing I wanted to take off from was a hint that Mr. Sahasrabudhe gave. He says that I hope that Shiv Sena comes with us and doesn't go with someone else. So, I mean, one is that will they need help? But the second thing is he really implying that there's a possibility of a counter alliance?
Why is he talking about? Why is he saying we want them to come with us and not go with someone else? You can say No, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है स्मिता, वो ये हो सकती है कि अगर शिवसेना, अगर मान लीजिए जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें अगर सेकंड लीड करती है और वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ जाए तो शायद बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल हो, इसलिए वो चाहेगी कि शिवसेना उसके No, पक्ष but में he रहे। also said, he didn't say I hope they come with us. He said I hope they don't go with someone else. That's what he said. विवेक जी, अगर आप इसको That क्लियर is कर what I सकें। found in. I think Mr. Sasrabuddhe, can you clarify that, the doubts which is in Smita's mind? See, what I was trying to kind of predict was that it depends upon the collective wisdom of the other parties, including Shiv Sena, our former friend party, whether to go with those people to whom people have squarely rejected or to go with those people who have been accepted and who have been mandated by the people. So it depends upon them. The ball So, is there. Mr. आप लोग क्या Mr. चाहते हैं? Sasrabuddhe, it's very interesting. That's it. No, Mr. Sasrabuddhe, it's very interesting you are saying this. Do you have any fear at any corner of your mind that in case you fall short of the majority by say 20, 25, 30 seats, there is this possibility of this unusual alliance which earlier in fact I asked some of my panel guests here in the studio, this unusual alliance of Congress, NCP and Shiv Sena coming together, is that what you fear? No. I only hope that it doesn't happen. But the fact remains that both these three parties have very consciously decided to focus on BJP while criticizing during the campaign. Absolutely. So, I mean, I don't know, but I only believe that for the parties that are considered to be the friendly parties of the BJP, to whom we still consider at our former ally, and they are still a part of the NDA at the center, they would certainly in their collective wisdom will not support those whom the people have squarely rejected. That is my only hope. Okay, I think you have made your point very clear. Anant, isn't it very interesting what he's saying? No, but actually, I indicated this when I just drew your attention Yeah, exactly. to the And then arithmetic and the trends which we are seeing on the screen. That Yes. if you really get together all these three things, three parties, then obviously BJP will be, they might get majority slender Ultimately, majority. yes. अभी तक के तो 103 सीटों पर के रुझानों में वो आगे चल रही है, लेकिन हो सकता है कि अभी सरकार बनाने के लिए उसे अलायंस करना पड़े और इसलिए करना वो पड़ेगा शिवसेना के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैंने शुरुआती में जो कहा कि इसीलिए अब ये जो भाषा जो बदल रही है धीरे धीरे, कल शिवसेना ने भी भाषा बदली थी, आज बीजेपी भी भाषा बदल रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है वो अब धीरे धीरे शाम तक उसमें स्पष्टता आ he made it जाएगी। very clear. In fact, he said that only by evening we'll come. और उसमें ये है there will be कि a clarity about what is the situation. it will be more arithmetic now. By the evening. Let us not jump to conclusions, but the possibility is still open because if you see the trends, BJP at this point of time shows that it's ahead in 140 seats, which means it will be just falling if they continue to keep the same trend. Meanwhile, I think we are joined in now by the Congress spokesperson Salman Soos. Salman, bad day for you. Looks like it. But we first let me just thank the people of Maharashtra for giving us an opportunity to serve them for 15 years. I think during these times we've really, personally I feel that we've done a pretty decent job in Maharashtra. The Chief Minister of Maharashtra has been, I think, He's trailing, Salman, he's trailing. We wish more Indian politicians were like. Sorry? He's trailing. वैसे भी उनका सीट बहुत मुश्किल था निकालना। He may be trailing, but you cannot. I think in democracy, yes, winning and losing, I mean, these are part of life. But at the same time, I think the Chief Minister has been very upright with great integrity, and I think I hope more politicians are like him in this country. At the same time, I congratulate the opposition parties for actually doing well. Considering the defeat. I think people wanted change, and I think that's what they're going to get. I don't think there is any possibility of us coming in the way of change if the BJP and the Shiv Sena
if the BJP falls short, I don't think the Congress party will come in the way of. सलमान, क्या आप लोग अपनी डिफीट, अपनी हार को स्वीकार करने लग गए हैं क्या? Whoever they want. क्या आप मानने लग गए हैं कि आप लोग अब हार के करीब हैं? नहीं, देखिए, हार जो को trend- स्वीकार कर जो- रहे जो- हैं? देखिए, तो उस देखिए इसमें तो कोई शर्म की बात है नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोगों ने किसी और पार्टी को ज्यादा वोट दे दिए तो हमें बिल्कुल स्वीकार है, और मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी। जी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप अपने मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं और जब आप ये मानते हैं कि एक साफ सुथरी छवि वाला और एक बेहतर मुख्यमंत्री आपने राज्य में दिया, 15 साल आपने बेहतर सरकार चलाई, तो क्या आप लोग इस बात को भी एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही जो आप लोग इतने पीछे चले गए और बीजेपी 14% से आज मेजॉरिटी में आती हुई दिख रही है? नहीं, देखिए एनालिसिस तो देखिए इलेक्शन के बाद तो बहुत बारीकी से एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक साइड से चेंज की मेरे ख्याल में, क्योंकि अब 3 टर्म्स होती है पॉलिटिक्स में, 3 टर्म्स बहुत बड़ी चीज है। कहीं पे तो 4 टर्म्स भी मिल जाती है, लेकिन कहीं पे 3 टर्म्स पर ही रुकना पड़ता है। इसका मतलब आप संतुष्ट हैं कि 3 टर्म आपने पूरा कर लिया, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए? Okay, सलमान, नहीं, मैं ये बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब चेंज लोग चाहते हैं तो इसमें हम ये एक मेरे ख्याल में ये एक बदलाव के था कि भाई हमें कोई और किसी और को मौका देते हैं। हमने काफी काम किया महाराष्ट्र में, सबके सामने है, और आगे देखते हैं कि कौन करेगा क्या। Salman, do you think that if the alliance with the NCP had continued, if you had fought the elections together, you think the results could have been any better or any different? I think that is very speculative at this point. You know, the main thing is that we felt that what we were doing was in the best interest of the party and the people of Maharashtra. And that's what we did, and I think that is the decision that we stood by. And that is the decision we stand by right now. You think, Kesari, you think that was the best interest, the best interest of the party? Congress had made a blunder by breaking the alliance with the NCP, with whom they have been sharing power since 1999, number one. The Congress had stopped getting majority since 1984. Only in 1990 elections, Mr. Sharad Pawar was the chief minister. He had formed the government with the help of the independents. Right. So the Congress has been losing its base in Maharashtra, which is one of the strongest state the party Used had. to be. And they split the alliance for no reason, saying that the anti-incumbency is working against NCP. Now the Congress and NCP tally are almost the same. स्मिता? नहीं, लेकिन एक और भी बात है। आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ना कांग्रेस के लिए नुकसान दे रहा, लेकिन क्या एनसीपी के लिए फायदेमंद रहा? नहीं, एनसीपी तो कभी नेशनल ऑल ओवर स्टेट पार्टी थी नहीं नेशनल पार्टी ना भी थी, नहीं, स्टेट की। एनसीपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र का उसका बेस रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो विनिंग कॉम्बिनेशन थे, कांग्रेस पूरे स्टेट में स्प्रेड हो चुकी थी। लेकिन आज की स्थिति तो यह है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी वो कमजोर होती हुई दिख रही है। स्मिता, See, I think the problem, I think the Congress should take a lesson from this. They should never have broken this alliance with the NCP, especially as it came on the tail of a BJP Sena breakup. And I think they should take a lesson from this. The only way forward for the Congress in the country, not just Maharashtra, is to forge alliances wherever it can. It's very interesting. We have been talking of Maharashtra, but let's look at Haryana also. Haryana, it's incredible what we are seeing. 49 seats BJP had, and 49 seats. Everybody was talking of a hung assembly and things like that, but BJP seems to be completely, doing very well in Haryana. It's another major victory. I think we are now joined in by Tawarchand Gehlot, the BJP MP and senior leader. Mr. Gehlot, you think that Haryana mein what is happening in Haryana is something very interesting and impressive for you people. Did you really expect this kind of a performance in Haryana? जी, मुझे इस बार महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। मैं हरियाणा में 4-6 दिन गया था, वहां लोगों में नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति और उनकी सरकार के प्रति। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी उसके कारण बहुत नाराजगी थी। वहां की जनता परिवर्तन चाहती थी और परिवर्तन में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही थी।
और यही कारण है कि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने की स्थिति में लाया है। गहलोत जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि जाट, नॉन जाट, कास्ट फैक्टर और जो दूसरे फैक्टर्स थे वो इस बार कोई मायने नहीं रखे और सिर्फ मोदी जी के अच्छे काम की वजह से वहां पर आप लोग को वोट मिल रहा है? इस बार वहाँ कांग्रेस की नाकामियां और कांग्रेस की जो विनाशकारी नीतियां थी और बीजेपी की विकास की नीतियां, इसको जनता ने पसंद किया है। वहाँ वर्ग, जाति भेद, क्षेत्रवाद ये कुछ नहीं चला है और जनता चाहती है कि विकास हो। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा जो पहले विकास की गति पर था उसमें विकास की गति धीमी हुई है और इसके विपरीत में विनाश की ओर ज्यादा आगे बढ़ा था। ये जनता को स्वीकार नहीं था और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं हुई, इससे भी मुक्ति चाहती थी जनता। जी, लेकिन एक ये भी कहा जाता रहा, 15-20 दिन पहले मैं भी हरियाणा गई थी, जब वहां पर कोई भी ये बोलने वाला नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। ऐसा लग रहा था कि हंग असेंबली बनेगी या आईएनएलडी की सरकार आ सकती है या आईएनएलडी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। क्या ऐसा हुआ 15-20 दिनों के अंदर जो बीजेपी इतनी आगे निकल गई, या आप लोग को पहले से लग रहा था कि आप लोग आगे ही जाने वाले हैं, भले ही इंपोर्टेड नेताओं के सहारे आपको आगे जाना पड़े, लेकिन आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंस शुरू से था? देखो, मुझे तो बहुत पहले से कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी गया था हरियाणा, उसके बाद भी गया। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में लोग चर्चा करते थे और खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि हरियाणा में भी परिवर्तन होना चाहिए और मुझे उस समय से ही महसूस हो रहा था कि हम हरियाणा में स्पष्ट बहुमत। गहलोत जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा लोग करते थे, जरा उन उपलब्धियों के 5 अगर आप उदाहरण दे सके जिसकी चर्चा लोग किया करते थे और जिसके आधार पर खुश होकर आपको वोट देते रहे। 100 दिन की उपलब्धियां क्या थी? देखो, एक तो अभी तक जो महंगाई का इन्फ्लेशन रेट था, हाँ, वो पिछले 7-8 वर्षों की तुलना में बहुत कम है, 2.5 के आसपास पहुंच गया। वो तो अब आया है। इसकी चर्चा भी थी और इन 100 दिनों में नहीं, ये उस समय भी चर्चा में आ गया था। ये 15-20 दिन पहले आ गया था। आप 15 दिन पहले की बात कर रहे हैं, ये 15 दिन पहले आंकड़े आ गए थे और इसी प्रकार मुश्किल से हफ्ते भर पहले आए हैं सर, मुश्किल से हफ्ते भर पहले ये आंकड़े आए हैं और उसमें भी सब्जियों के दाम तो अभी भी आसमान छू रहे हैं। आलू अगर 35 रुपए किलो में। Anyway, that is not the point. The point, Amrita, is that they are winning and why they are winning, we don't know. I mean, people, what was the Tawarchand ji, the fact is that you people are ahead in Haryana. अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, whether you'll be able to get a majority on your own is what is the question, which is the only question which seems to be on us as far as Maharashtra is concerned. Anyway, thanks for joining us, Smita. Haryana. Yeah, I wanted to say something about Haryana. I think the fact that, you know, the INLD, there was a surge for INLD, and you had a lot of opposition leaders also campaigning. I think that has also badly cut into the Congress vote because they were both chasing the Jat vote. Because, you know, with Huda as the face of the Congress party. I think you have a point there. Do you think that there has been a non-Jat consolidation in favor of the because he's talking BJP. about atrocities on women. He's actually talking about atrocities on Dalit women largely. 20% के करीब दलित वोट है अगर हरियाणा में। जी आनंद, आप बहुत देर से कहना चाहते हैं। ऐसा है कि अब गहलोत जी नहीं है हमारे साथ, लेकिन एक तो डेरा सच्चा सौदा के साथ बीजेपी ने जो किया हाँ। वो एक ओबीसी और दलित उनका एक काफी उनके अनुयायी है, और आपको याद होगा कि कांग्रेस ने उनके साथ किया था, कांग्रेस को यश मिला था। तो एक वो कारण था, और दूसरा कारण ये भले विकास और प्रगति और केंद्र की नीतियां बता रहे, लेकिन मोदी वहां जाके उन्होंने खाप पंचायत का समर्थन किया कि भाई ये कैसी बहुत ही बढ़िया एक व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि वो नॉन जाट वोट्स इस तरह से वो डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से वो कंसोलिडेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जाटों को
भी न्यूट्रलाइज करने की उनकी कोशिश थी। गहलोत साहब अगर आप हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग दोनों साइड प्ले कर रहे थे। दूसरी तरफ एक यही नहीं है कि सिर्फ खाप पंचायतों को सपोर्ट किया जा रहा था, ये भी था मैं वो कि महिला उत्पीड़न की बात कर अभिमन्यु को भी जाट लीडर के तौर पर बार बार दिखाया जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। ऑफिशियल नहीं लेकिन अनऑफिशियली सभी यही कह रहे थे। गहलोत साहब अगर आप हैं तो इसका जवाब दे सकेंगे? देखो, चर्चा तो भिन्न भिन्न प्रकार की अपने स्तर पर हर जगह अपनी सोच के हिसाब से लोग करते रहे। हाँ। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो आपने प्रश्न किया है, ऐसा निर्णय कभी नहीं किया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद, जातिवाद और वर्गवाद के पक्ष में नहीं है। और वहां मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान इसलिए बना कि कांग्रेस की 10 साल की जो नाकामियां है उसको जनता ने अस्वीकार किया है। जनता उससे पीड़ित थी और इन 100 दिनों में कुछ आशा की किरण दिखी लोगों को, केंद्र सरकार की योजनाओं की और उस पर अमल की, उसको भी पसंद किया है। लेकिन गहलोत साहब, मुख्य एक कारण यही कॉमन है। मैन ये सोचता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी रिबेल कैंडिडेट को, जो कांग्रेस का या आईएनएलडी का कोई रिबेल कैंडिडेट था, अगर आपने उसको टिकट दे दिया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, अगर रिबेल कैंडिडेट्स को आप लोग अपना कैंडिडेट बना रहे हैं तो वहां की जनता को क्या मिला? वो तो 5 साल उन्हीं जनता के बीच में थी जिससे वो नाराज थे और फिर आपने उनको अपना कैंडिडेट बना के फिर से उनको खड़ा कर दिया। तो जनता के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, फिर भी आप लोग अगर जीत रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वो क्या फैक्टर रहा? नहीं, जनता के हाथ में बहुत कुछ आया है। सरकारें नीति और रीति के और नियत के आधार पर चलती है। व्यक्ति विशेष का अपना कुछ थोड़ा बहुत महत्व रहता है क्षेत्र में, पर सरकार किस पार्टी की है और उस पार्टी की नीति क्या है, उस पार्टी की नियत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके कार्यकर्ता कैसे है, इसका महत्व है। अपवाद स्वरूप हर जगह इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई है, पर वो जो हमारे साथ आए हैं, मान लो वो हमारी रीति नीतियों के अनुसार चलेंगे, इसलिए जनता को लाभ ही होना है। Okay, Mr. Gehlot. I think Salman Soz has been waiting to say something. Yes, Salman? I was going to just say that this notion that Mr. Modi has done something amazing in the first 100 or 150 days, and that is why the BJP is won in Haryana, or not, or is winning perhaps in Haryana. I think that is wrong. Even on inflation, this gentleman is wrong. Inflation has nothing to do with any of Mr. Modi's. If he can tell me one policy measure that Mr. Modi's government has taken that would have reduced inflation, then I will quit my spokespersonship. The fact of the matter is that global crude oil prices are declining and have declined heavily, and that is what is in some ways driving down prices. Yet vegetable prices, fruit prices remain elevated. So I don't think it has anything to do with that. I think it may have something to do with the kinds of social issues that you were talking about, some of the engineering that they've been trying to do with Khap Panchayats and all these other people. So maybe that is what is actually driving part of the result. Of course, part of the result is also a reflection on perhaps people wanting change. I'm not denying that. Salman, people wanting change is a factor as well. Salman, sorry, people wanting change, 10 years of anti-incumbency, all this fine, but you should realize that your government's image had taken a lot of beating because of the perceived corruption and perceived, nepotism and things like that. Would you admit that these are the factors which seem to have resulted in what your party is facing in Haryana? Girish, there are lots of, when people are unhappy, they can be unhappy for a lot of different reasons. So, maybe there is malfeasance somewhere, maybe there is inefficiency somewhere. At the same time, we have to also recognize that Haryana, by the way, in terms of per capita income, for example, which is one of the most basic indicators of progress, is number one in big states, number one. So it isn't as if nothing has happened in Haryana. I think Haryana has done fairly well on economic indicators. But yes, there can be other reasons for which people are unhappy, and there may be many such reasons. At the same time, it's a combination of factors, and we'll have to analyze after the election what exactly happened. Okay, but I don't really think that there is one particular issue that people were either happy with or unhappy with.
Salman, I think my studio guest Venkatesh Kesri has a question for you. Yes, Venkatesh. My question to Mr. Soos is, if Modi can get the vote in Maharashtra and Haryana, why not Sonia Gandhi and Rahul Gandhi? Because these are the central leaders, they are not the local leaders, and they claim that they have the charisma. So kindly explain. So you think, Salman, that means that the central leadership of the Congress party, your president and vice president, has failed the party in these elections? No, look, I mean, whenever we talk about generally, if you look at generally, not this particular election, generally when you look at local elections, state level elections, local issues dominate. If you look at some of the by-elections that have taken place in this country after Mr. Modi came to power. Local issues dominate, but BJP seems to be benefiting from the national leadership. Well, no, let me finish my point. Let me finish. It is perhaps in the first time in the history of India that a sitting prime minister who gave up his seat, they lost one assembly segment in his parliamentary seat. I think local issues do tend to dominate. At the same time, this time in these two particular elections, yes, Mr. Modi went out and campaigned massively in Maharashtra and Haryana, 40 rallies or something in Maharashtra, maybe 11 or 15 rallies in Haryana. Yes, he's kind of done that. At the same time, it's not just about national leadership. It's, I think, local plus national leadership. Okay. In this particular case, Mr. Modi went all out. They spent a lot of money. And I think and why wouldn't he do it? Is something that they really targeted. But if you look at performance of in Lok Sabha performance of the Congress party and the state assembly elections, you'll see that in the segments that we were talking about, we've probably done better now. Yeah, you have a point there, Salman. I think you have a point there. In fact, what Salman has a point there. If you see the Maharashtra thing, it is the trends show that 129 seats BJP is ahead. Congress is not doing too badly. 50 seats. Yeah. 50, 53, it's not doing too bad. It's giving a very close, at least if going by the trend, they are pretty close to Shiv Sena. They're not doing too badly. I wanted to ask a question to Mr. Soos. Yes. Okay, you can ask. Mr. Soos, if the trends are correct, then the results in Maharashtra and Haryana only confirm the results of the general elections. What next for the Congress party? Is there going to be finally some serious rethinking within the Congress party on its future? Okay, well, two things. First, trends compared to what we did in the Lok Sabha, if you go assembly segment wise, I think we'll probably end up better in both states. But that is no cause for satisfaction. That is just a plain fact. What would help is for us to kind of step back and look at the lay of the land and then see how do we actually start taking back, in some ways, how do we regain our strength? And I think the party is looking into that. There are lots of internal discussions going on. We're not going to stand by because we believe that this political party, the Congress party, is ultimately, when all is said and done, in the best interest of the people of India. That is what we have to look for. That is what we have to push for. And I know we will be doing a lot of that in the coming months. Okay. Anand, what is happening in Haryana is going to be very important now, because this is one state where Maharashtra there seems to be some doubt about whether BJP will get a majority on its own, but in Haryana it seems to be heading towards a majority of its own. Yeah. The question now will be for the BJP, whom will be the chief ministerial candidate, because it's going to be interesting, because if they see this as an anti-Jat consolidation coming in their favor, so we may see actually a non-Jat chief ministerial candidate there. That is what being expected, that BJP may go for or opt for a non-Jat leader, and there are many with them. But again, Haryana is a very dicey state. It's a state of Ayaram and Gayarams, because BJP has given tickets to those who have crossed over recently. We don't know how they will behave after, because nobody has come for charity and to serve Mr. Modi and BJP. Obviously, they have joined BJP with some kind of
a benefit or a gain. Right. Means look at Chaudhary Virendra Singh. Means I was watching Chaudhary Virendra Singh on your channel only. He is not saying that he is not in the race. He is putting his case very strongly that yes, he wants to be the chief minister of Haryana. जी, हरियाणा से हम चलते हैं जरा महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी बीजेपी रुझानों के मुताबिक काफी आगे चलती हुई दिख रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर में खड़ी हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, आप क्या तस्वीरें दिखा सकती हैं? क्या पूरे जोश में है बीजेपी या फिर अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन है, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है पार्टी? तो अगर वहां पे तस्वीरों के जरिए हमें बयान कर सके कि क्या आपको दिख रहा है और क्या नेता वहां पर कह रहे हैं। जी अमृता, देखिए दिवाली तो वैसे 23 तारीख की है, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आज ही दिवाली हो जाए। काफी सारे पटाखे आ चुके हैं, अभी लीडर्स आना शुरू हुए हैं, कई सारे लीडर्स एक्सपेक्टेड हैं दिन भर में। अभी विनोद तावड़े आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कॉशियस हैं यहाँ के नेता, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि 2 बजे के बाद जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी तभी वो सामने आकर अपनी बातें कहेंगे और तभी वो बताएंगे कि आगे किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। देखिए बीजेपी लीड तो कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं भी वो मेजॉरिटी मार्क की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से अलायंस टूटा है, कहीं ना कहीं जो कड़वाहट आई है, कहीं ना कहीं हमने जो बयान देखे, जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे, तो बीजेपी अलायंस पार्टनर नहीं चाहेगी और चाहेगी जो उसकी महायुति पार्टी है उसके तहत ही उनकी सरकार बन जाए। लेकिन अभी भी बहुत कॉशियस है बीजेपी कार्डर्स। हाँ, खुशी है, इंथुजियाज्म है, लेकिन उतने ही वो कॉशियस भी हैं। जी अमृता। Kriti, if you have been talking to any of the BJP leaders or Shiv Sena leader in the past few days that you have been there, have they at any point of time indicated that there could be a revival if there is a need, a revival of the alliance? That's right, Girish. We just saw in mouthpiece of Shiv Sena Samna, they said that yes, bitterness, we cannot work with bitterness, hearts have been broken, but yes, for Maharashtra's gains, for Maharashtra's for peace and stability in Maharashtra, they could do some compromises. They've been hinting on that, and throughout the election campaign, we've seen that Narendra Modi never targeted Shiv Sena. Even Shiv Sena targeted BJP, but then we have seen the change of tone, and also that Shiv Sena has left enough legroom and space for the two of them to come together. Now, there's a very famous catchphrase here in Maharashtra. They say that there's no divorce. Only wife is angry and she has gone to her place. So that's what the equation is like that in Maharashtra. They say अनंत I का think भी कुछ सवाल that's है। interesting. That's interesting. That's interesting, Kriti. Stay on. Let me get some reaction given from my. that fact that Mr. Anand Gite hasn't resigned. Okay, that's interesting. Anant, you know, this is just a wife who has got angry and he's just walked back to her. She has walked away to her parents' place. Anytime she's expected back. Actually, Balasaheb Thackeray, when he was alive, he used to call BJP Kamlabai. So, I think, but that apart, as I was mentioning earlier, it will be a matter of arithmetic by the evening, because BJP, I don't think that BJP will go for Shiv Sena that easily, because alliance has been broken on the issue of chief ministership and also on some seats here and there. But at the same time, BJP will be, I think, more depending upon the fringe groups. Like, means they may go for MNS in that case. They will go. They already have these small groups like which I mentioned, Raju Shetty, then Jankar and Vinayak Mete. लेकिन वो तो उनके साथ अलायंस में ऑलरेडी है। बीजेपी अगर दांव लगाना भी चाहेगी तो वो इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ इंडिपेंडेंस है और एमएनएस है, तो मुझे लगता है कि वो फिर से शिवसेना को अंदर लेके अपने आप को कम नहीं करना चाहेंगे। Okay, you know, Smita, you know, we are seeing this trend. It's quite incredible what the kind of growth of the BJP. 14% in 2009, 25% in the 2014. 2000. नहीं, लेकिन अगर लोकसभा की देखें तो 27% सीट हासिल हुई, तो उससे 2%, 1% कम ही दिख रही है बीजेपी 27.32% in Lok Sabha रुझानों के मुताबिक। For 201 of the 288 seats for Maharashtra, BJP had got 27.32% in Lok Sabha, and now they have 25.9%, which means that, you know, there has been a decline in about 1.5 percentage point. But, you know, as we go along, it may change. But more or less, they are holding on to their
whatever Lok Sabha. gains they had made in Lok Sabha, they seem to be holding on. Venkatesh, isn't it? Because during the assembly elections, we were told when they broke up that they have been contesting in how many seats? 160 seats. They never contested in Maharashtra before, so they don't have any base there. They don't have any workers there. They don't have. But all that has been belied now. No, this I think it's a campaign of Modi. Because of Modi's aggressive campaigning. No, not only Modi, or because they must have, in this short period that they had between the breaking up of the alliance and the elections, they must have been able to build up some base in all these 160 No, they played the constituencies. gamble. Number one, you see, in Maharashtra, Marathas are joining BJP rather than Shiv Sena. In Western Maharashtra, most of the Congress and NCP Maratha leaders, they preferred BJP rather than Shiv Sena. And Shiv Sena's aggressive campaigning, and Congress and NCP were on the back foot. They were sensing, because they got completely demoralized after the Lok Sabha elections. Congress got only 2, NCP got 4 seats. So their caste equations was disturbed. Then their regional imbalance was there. Then only factor was they had a strong state leader. Another thing is, we should remember that in Lok Sabha there was an alliance between the BJP and the Shiv Sena. Okay, and during with that alliance they had got 27% seats, and Shiv Sena had 20% votes, 27% and 20% between BJP and Shiv Sena. It seems to be the same trend seems to be continuing there. Then even when they were not together. How it's very interesting to explain. We'll have to get a how to look at this. Also, I'd be interested in knowing the breakup of the urban-rural, because what people were saying is that the BJP is going to sweep the urban seats. And the second thing I think that may have gone also against the Shiv Sena, apart from the Modi factor and all that, is that the Shiv Sena has been in power before. Shiv Sena has controlled, I think, the corporation in Bombay and so on. Continues and it to. doesn't have that kind of a positive image. No, actually, what you say, we will have to see what is the kind of urban-rural divide in these votes. Salman, you wanted to comment? Yeah, Girish, I wanted, in fact, you raised an interesting point about percentages, Lok Sabha percentages and assembly percentages. Right. That time the BJP was in alliance with the Shiv Sena, was at about 27.3%, and now they've fallen to about 25.9%. You can say that by themselves they're doing reasonably well. I think one interesting question for the Congress party would be, when we were in alliance with the NCP, when we got 2 seats in the Lok Sabha, what was our poll percentage then, and how many assembly segments did we win then? And now on our own, what is our percentage now, and how many assembly segments are we going to get this time? I would submit that it is likely that we do much better than we did in the Lok Sabha election. In fact, going by the we've trends, really done extremely अगर well. ट्रेंड को देखिए सलमान, तो सेम परफॉर्मेंस है, 201 सीटों के ट्रेंड. but the percentage of votes is the same, but maybe the Congress will do better in terms of seats when you compare it to the Lok Sabha. Salman, we will let us 1 second. Please hold on. We'll come back to you. Please hold on. We'll come back to you. We have Sanjay Raut of Shiv Sena talking to us. Let us see what he has to say. रुझान तो हमने देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा सीटें मिल रही है, ठीक है, लेकिन शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और दोपहर को या 2 या 3 बजे तक पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा. तब शिवसेना की भूमिका क्या है मैं आपको बताऊंगा. जी.